हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो है वो साइंस के चैप्टर 2 का दूसरा पार्ट है। हम लोगों ने पहला पार्ट कर लिया हुआ था, दूसरा पार्ट हम देखते हैं। इसमें हमारा ये है नाइट्रोजन चक्र, यहाँ से हमें पढ़ना है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया हुआ था कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है उसको पेड़ पौधे डायरेक्ट नहीं एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, कुछ जीवाणु होते हैं जो कि उन नाइट्रोजन्स को क्या करते हैं, यौगिक में बदल देते हैं, सरल यौगिक में, जिससे फिर पेड़ पौधे जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि जो दलहन वाली फसलें होती हैं उनकी ग्रंथिकाओं में, जड़ों की ग्रंथिकाओं में एक जीवाणु पाया जाता है जिसको हम कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे किस तरीके से प्रोसेस होता है नाइट्रोजन का, क्योंकि हमारे पूरे वायुमंडल में नाइट्रोजन की एक फिक्स मात्रा है, ठीक है। वही एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होती रहती है। देखिएगा, हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी जीवों का आवश्यक संघटक है जो प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। ठीक है, नाइट्रोजन इन सब चीज़ों में पाया जाता है। ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा फेयर में। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। ये मैंने आपको बता दिया कि जो पेड़ पौधे और जंतु होते हैं वो नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं जो वायुमंडल में पाई जाती हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु या नीले हरे शैवाल, ठीक है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है, करके नाइट्रोजन यौगिकों में इसे परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तत्व द्वारा कर लेते हैं। ये देखिए, आप पौधों की जड़ें हैं। पहले जो जीवाणु नीले हरे शैवाल है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को इसके यौगिकों में बदल देते हैं, फिर ये जड़ों द्वारा वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, शोषित कर लेता है, ठीक है। इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती हैं। पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंतु द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं, ठीक है। जो नाइट्रोजन वो एब्जॉर्ब करते हैं पेड़ पौधे, उससे प्रोटीन और अन्य यौगिक बनाते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। जैसे मान लो हम लोग फसल खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, तो उसमें क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है, क्योंकि उसने जमीन से लिया है जड़ के द्वारा। फिर उन पेड़ पौधों को खा करके, उन फसलों को हम खा करके नाइट्रोजन हम जीव जंतु जो है वो ग्रहण करते हैं, ठीक है। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद, जैसे मान लो किसी जीव जंतु की मृत्यु हो गई, पौधों की मृत्यु हो गई, तो उसमें नाइट्रोजन रहता है, फिर से मिट्टी में मिल जाता है। कि कौन मिलाता है, जो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक होते हैं वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग किया जाता है। ठीक है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं जो कि नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं और वो वायुमंडल में चली जाती हैं। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तो जो चूँकि हमारे वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन स्थिर रहता है उसकी मात्रा, तो इसलिए इस तरीके से उसका चक्र चलता रहता है। अब चक्र हम समझ लेते हैं क्या है। देखिए, ये है वायुमंडल ली नाइट्रोजन। ठीक है। अब देखो कैसे कैसे चक्र चलता है। सबसे पहले मैंने बताया था तड़ित। तड़ित का मतलब होता है लाइटनिंग, जो लाइट चमकती है रात में, ठीक है, बारिश के समय आपने देखा होगा चमकती है ना लाइट। तो वो जो लाइट होती है उसके द्वारा भी नाइट्रोजन का क्या होता है, स्थिरीकरण होता है, और वो नाइट्रोजन जो है मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक में मिल जाता है, ठीक। दूसरा किस तरीके से होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवालों द्वारा स्थिरीकरण होता है। जीवाणु द्वारा जो तो हम लोगों ने देखा किस तरीके से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जीवाणु और नीले हरे शैवाल स्थिरीकरण करते हैं। स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन के यौगिक बनाते हैं, जो कि मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक बनते हैं। फिर जब मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक रहते हैं तो फिर इनको पौधों द्वारा अवशोषण हो जाता है। पौधे जब अवशोषित इसको कर लेते हैं तो फिर उन्हीं पौधों को, उन्हीं फसलों को खा करके जो जंतु होते हैं, जंतु द्वारा भोजन खा लेते हैं, इनको अपना भोजन बनाते हैं जंतु, इनको पेड़ पौधों को। फिर वो खाने के बाद क्या करते हैं, उसका उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, मल के रूप में इत्यादि बाहर निकालते हैं। तो फिर वो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका अपघटन करके फिर से उसको जो है यौगिकों में बदल देते हैं, और फिर पूरा चक्रण जो है जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं, और फिर गैसीय नाइट्रोजन फिर आपका वायुमंडल में जाके मिल जाता है। ये पूरा चक्र है, इस तरीके से चलता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब देखिएगा, चैप्टर 2 खत्म हो गया। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करा देता हूँ। जैसे है, सूक्ष्म जीवों को डाट की सहायता से देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। नीले हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है, ठीक है। अल्कोहल का उत्पादन किससे होता है, ईस्ट या खमीर से होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। ईस्ट या खमीर नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से होता है। हैजा किसके द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है। अभी मैंने आपको चैप्टर में टेबल वगैरह में समझाया था कि कौन किससे होते हैं। तो हैजा किससे होता है, जीवाणु से होता है। आइएगा MCQ देख लेते हैं। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है, तो अल्कोहल के उत्पादन में ईस्ट का उपयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है, तो स्ट्रोमाइसिन। ये स्ट्रोमाइसिन क्या होता है, प्रतिजैविक होता है। करीब 3 प्रतिजैविक के नाम मैंने आपको पीछे बताए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट 1 में जाके देख सकते हैं।
मलेरिया परजीवी का वाहक कौन होता है? तो मादा एनोफ्लीज मच्छर जो होता है वो क्या होता है? मलेरिया परजीवी का वाहक होता है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन सा है? तो हमारी जो घरेलू मक्खी होती है, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह उड़ती बैठती रहती है, वो हमारे संचरणीय रोगों का कारण होता है। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही होता है ईस्ट की कोशिकाओं की वृद्धि होती है, ठीक है। और आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताइएगा कि जो ब्रेड और इडली फूलती है उसमें ईस्ट द्वारा कौन सी गैस बनाई जाती है? इसका आप कमेंट करके बताएंगे कौन सी गैस ईस्ट बनाते हैं जिसकी वजह से इडली और जो ब्रेड होता है फूल जाते हैं। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। यहाँ पे देखिए मैचिंग वाला है, जैसे जीवाणु है तो जीवाणु को हम हैजा का कारक, ये क्या होता है? जीवाणु होता है हैजा का कारक। राइजोबियम क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, जो कि दलहन वाले पौधों की जड़ों में ग्रंथिकाओं में पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस क्या होता है? लैक्टोबैसिलस दही का जमना, एक जीवाणु है जो कि क्या करता है? दही को जमाता है। ईस्ट क्या करता है? ब्रेड की बेकिंग में ये ईस्ट जो है वो मदद करता है। एक प्रोटोजोआ, कौन सा एक प्रोटोजोआ है? तो मलेरिया का जो जनक है वो एक प्रोटोजोआ है। और एड्स क्या है? एड्स एक विषाणु यानी कि वायरस से होने वाला रोग है। तो गाइस इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और सारी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लेलिस्ट को जाकर के आप चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।